हेलो नमस्कार दोस्तों। आप जुड़ चुके हैं इनोवेटिव ज्योतिष से और मैं आपका एस्ट्रोलॉजी फैन डॉक्टर महेश जोशी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारी विवेचना का विषय है कि कुंडली को देखकर हम किस तरीके से निर्धारित करेंगे कि किसी व्यक्ति को कौन सी एजुकेशन लेनी चाहिए, कौन सा प्रोफेशन लेना चाहिए, किन सोर्सेज से उसके पास धन या वेल्थ आएगी। ऐसे ही सभी प्रश्नों को यहाँ पर हम डिसाइड करेंगे कि हम एक कुंडली को देखकर किस तरीके से निर्धारित करें। आप अपनी कुंडली पर, अपने बच्चों की कुंडली पर देखकर कैसे पता करें कि उन्हें कौन सा सब्जेक्ट दिलाना है। यदि आप एस्ट्रोलॉजी करते हैं तो आपके नेटिव जो भी जातक आपके पास आते हैं उनकी कुंडलियों में देखकर आप किस तरीके से बताएं। ये जो भी मैं सूत्र बता रहा हूं ये नाड़ी ज्योतिष पर बेस्ड है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में और भी कई तरीके से इन चीज़ों को बताया जाता है। नाड़ी ज्योतिष का बेसिक आधार केवल प्लेनेट है और प्लेनेट की युति, कंजंक्शन, प्लेनेट का एस्पेक्ट और प्लेनेट किस तरीके से कितने डिग्री पर आपकी कुंडली के अंदर रखे हुए हैं, किन राशियों में है, इस पर ही आधारित है। यहां पर हाउसेस का कोई भी सिग्निफिकेशन नहीं होता। भृगुनंदी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के अंदर हम जुपिटर को सेल्फ का कारक मानते हैं, एक इंसान का कारक मानते हैं, मरकरी को विद्या का कारक मानते हैं और शुक्र को वेल्थ का कारक मानते हैं। इसी तरीके से सैटर्न या शनि को हम कारक मान के चलते हैं कारोबार, प्रोफेशन या व्यवसाय का। इसी चीज पर फोकस करते हैं। भृगुनंदी नाड़ी का एक दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। यहां पर कौन सा प्लेनेट किससे जाकर मिलेगा, कौन सा प्लेनेट किससे मिलकर आया है, इसके बेसिस पर हम निर्धारित करेंगे कि उस व्यक्ति के अंदर कौन से गुण जन्मजात मौजूद है और कौन से गुणों वो आगे जाके ग्रहण करने वाला है, किससे मिलने वाला है। इसको समझने के लिए मैं वन बाय वन यहाँ पर बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं इस पर्सन के बारे में जानना है जिसकी भी मैंने कुंडली लगाई हुई है। यह हाइपोथेटिकल कुंडली है। अभी 7 फरवरी को मैं वीडियो बना रहा हूँ। इस समय की कुंडली ये बनाई है मैंने 18:16 पर। इस समय पर जो भी बच्चा जन्म लेगा उससे रिलेटेड हम चीज़ों की यहाँ पर बात करेंगे। तो हमारा थोड़ा वीडियो होगा छोटा, बहुत लंबा वीडियो मैं इसको नहीं करूँगा। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ मेरे मार्च और अप्रैल मंथ के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्सेज आने वाले हैं। आप में से जो भी ज्वाइन करना चाहें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेनली मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, जेमिनी एस्ट्रोलॉजी, भृगुनंदी नाड़ी का डिटेल कोर्स, केपी एस्ट्रोलॉजी का डिटेल कोर्स और बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के कोर्सेज आएंगे। आप जिन्हें भी ज्वाइन करना चाहें मेरे नंबर पर मैसेज करेंगे तो आपको डिटेल्स मिल जाएगी। और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें जिससे नई नई जानकारी आपके पास आती रहे। अब इस व्यक्ति के बारे में मुझे थोड़ा सा आइडिया लगाना है। तो इस व्यक्ति के बारे में आइडिया लगाने के लिए हम किसी के बारे में भी आइडिया लगाना चाहते हैं, उसकी कुंडली में आप जुपिटर को सबसे पहले देख लीजिए। जुपिटर जीव कारक होता है और सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है। हमें हमारी कुंडली का जुपिटर रिप्रेजेंट करता है। भृगुनंदी नाड़ी के अंदर कोई लग्न नहीं होती, जो जुपिटर बैठा है वही लग्न है। आप स्वयं जुपिटर हैं तो जुपिटर की स्थिति आपके बारे में बताएगी। तो यहां पर मैं आपको जुपिटर के बारे में बताऊंगा। देखिए वो किस राशि में बैठा है वो उसके एनवायरमेंट को बताएगा। जुपिटर 2 साइन में बैठा हुआ है। 2 साइन स्थिर राशि होती है, पृथ्वी तत्व की राशि होती है। तो 2 साइन में जुपिटर बैठ गया और ये शुक्र की राशि होती है। तो स्थिर राशि में जुपिटर बैठा हुआ है तो उससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं ये पर्सन थोड़ा स्थिर नेचर का होगा। ये पृथ्वी तत्व की राशि भी है तो जीव जो है इसका वो स्थिर राशि में है तो ये स्थिर नेचर का होगा। अपनी हालात को चेंज करने में इसका ज़्यादा बिलीव नहीं रहेगा। ये उधर उधर भटकने में बिलीव नहीं करेगा। अपनी यथा स्थिति बनाए रखने की ये कोशिश करता रहेगा हमेशा। फर्दर ये जुपिटर की राशि है तो वो शुक्र की राशि है तो वीनस एक्चुअली एक आपका लग्जरी कारक प्लेनेट है। तो वीनस की राशि में बैठा हुआ है तो ये अपनी स्थिति पर लग्जरी क्रिएट करने की कोशिश करेगा जिंदगी भर और अपनी लाइफ के अंदर सुख सुविधाओं को पैदा करने की कोशिश करेगा। और जिन सुख सुविधाओं में रह रहा है उनसे बाहर निकलने में इसे बड़ी तकलीफ होगी और ये बिल्कुल भी उन्हें छोड़ने की कोशिश नहीं करेगा। हम इस तरीके से कंक्लूड कर सकते हैं भृगुनंदी नाड़ी में कोई भी प्लेनेट किस एनवायरमेंट में बैठा है उस पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है उस प्लेनेट के सिग्निफिकेशंस। अब दूसरी बात यहां पर हम देखते हैं कि इसके पीछे कोई प्लेनेट है क्या।
यदि इसके 12वें भाव में पीछे कोई भी प्लेनेट यहां पर नहीं बैठा हुआ है। यदि पीछे कोई भी प्लेनेट बैठा होता है तो वो उसके गुण ही इसके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। मगर यदि पीछे कोई भी प्लेनेट बैठा हुआ नहीं है तो हम उसके बारे में यहां पर डिस्कस नहीं करेंगे। इससे जस्ट आगे प्लेनेट आप देखिए मून बैठा हुआ है। तो जुपिटर के आगे जब भी मून बैठा होगा, भृगु नंदी नाड़ी के अंदर मून एक्चुअली मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है, अनस्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, ब्लेम को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इस व्यक्ति के व्यक्तित्व के अंदर क्योंकि मून आगे आकर बैठा हुआ है, और आप यदि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में देखें तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग योग होता है जिसे हम गज केसरी योग बोलते हैं। तो यहाँ पर चंद्रमा जुपिटर के जस्ट आगे बैठा हुआ है तो इसकी लाइफ के अंदर अनस्टेबिलिटी बनी रहेगी। इसका चंद्रमा एक्चुअली इसके ऊपर ब्लेम भी लगवा सकता है, और यहाँ पर इसकी नेचर ये होगी कि मैं एक जगह पर स्थिर रहूं, मगर चंद्रमा इसको स्थिर नहीं रहने देगा और इसका प्लेस डिस्प्लेसमेंट कराएगा। जहां इसकी बर्थ होगी वहां से इसको दूर ले जाने की कोशिश करेगा, और डेफिनेटली ये बहुत ही जल्दी पैदा होते ही ये दूर जाएगा। अपनी मदर से बहुत ज्यादा एसोसिएटेड होगा ये, क्योंकि यहां पर मून का एसोसिएशन है, मून का कंजंक्शन है जुपिटर के साथ। मून आपके डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है, ये डेस्टिनी ब्रेकर है। ये जुपिटर इसका जीव ये जहां पर भी पैदा होगा, क्योंकि मून का इसके साथ कंजंक्शन है, तो पैदा होते ही ये डेफिनेटली अपनी मां के साथ कहीं दूसरी जगह पर डिस्प्लेस होगा, इस बात की भी संभावना है। इसके अगले भाव में, दूसरे भाव में हम जाकर देखते हैं मार्स से। तो जुपिटर आगे जाकर मार्स से मीट करेगा। मार्स भी डेस्टिनी ब्रेकर होता है, भृगु नंदी नाड़ी में कोई अच्छे रिजल्ट नहीं देता। अब जुपिटर मार्स से जाकर मीट करेगा, और मार्स यहां पर रेट्रोगेट है, तो रेट्रोगेट प्लेनेट अपने पिछले भाव में भी चला जाता है। तो जुपिटर का जो मार्स से मिलन है वो ये इंडिकेट करेगा कि इस पर्सन का एक्सीडेंट होगा। मार्स एक्सीडेंट का कारक होता है, और इसके चोट भी लग सकती है। चोट कहां लगेगी वो इंडिकेट करता है मार्स किस राशि के अंदर बैठा हुआ है। मार्स 3 साइन के अंदर बैठा हुआ है, रेट्रोगेट होकर 2 साइन में भी आएगा, तो 3 साइन इंडिकेट करता है आपके गले के पोर्शन को। तो गले के पोर्शन में इसके कहीं पे ही हाथों को भी इंडिकेट करता है। हाथों में भी डेफिनेटली एक पर्टिकुलर टाइम पर, जिसको भी मैं निकालना बता सकता हूं, मगर मैं यहाँ पर टाइमिंग नहीं कर रहा हूं, तो इसको डेफिनेटली हाथों में चोट लगेगी, फ्रैक्चर हो सकता है, इस तरीके के हम इंडिकेशन दे सकते हैं। तो ये मैंने छोटी सी चीजें इस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में यहाँ पर बताई। अब इसको एजुकेशन आपको देखनी है, तो एजुकेशन देखने का देखिए क्या तरीका होता है। एजुकेशन या शिक्षा का कारक भृगु नंदी नाड़ी के अंदर मरकरी या बुध होता है। आप मरकरी की स्थिति कुंडली के अंदर देख लीजिए। यहां पर मरकरी बैठा हुआ है आपका 10 साइन के अंदर, इसकी मित्र राशि है, एनवायरमेंट ठीक है, मूवेबल साइन है, तो मरकरी भी मूवेबल साइन के अंदर बैठा हुआ है, चलायमान साइन के अंदर बैठा हुआ है। चलायमान साइन का मतलब यह है कि मरकरी इसकी बुद्धि को भी रिप्रेजेंट करता है, इसकी बुद्धि काफी ज्यादा चलायमान होगी। चलायमान बुद्धि का मतलब ये पर्सन बहुत इंटेलिजेंट होना चाहिए। जिसकी बुद्धि स्टैटिक होती है उसको चीजें आसानी से समझ में नहीं आती, वो एक जगह पर ध्यान रखता है, इधर उधर की चीजें नहीं समझ पाता। मगर जब भी मूवेबल साइन के अंदर मरकरी होगा तो आप ये मानकर चलिए उस व्यक्ति का जो दिमाग है इधर उधर चारों डायरेक्शन में चलेगा और चलायमान बुद्धि होगी। इस तरीके से हमें इसको इंटरप्रेट करने की जरूरत है। अब मरकरी से पीछे क्या कोई प्लेनेट बैठा है क्या? इससे जस्ट पिछले भाव में कोई भी प्लेनेट नहीं बैठा हुआ है, तो ये इस जन्म में न्यूट्रल आएगा। एक तरीके से बहुत सारी चीजें पिछले जन्म से लेकर नहीं आएगा, तो इस जन्म में जो सीखेगा उसके बेस पर ये आगे बढ़ेगा। इसके माइंड पर कोई बैगेज नहीं होगा पूर्व जन्म का। अब ये यहां पर हम आगे जाकर देखते हैं, तो मरकरी जस्ट आगे जाते ही सूर्य से मिलता है, और सूर्य नेम फेम का कारक है, पिता का कारक है, बड़े भाई का कारक है, और इसके जो एजुकेशन पर पिता का असर होगा। मगर जब मैं एजुकेशन पे रेस्पेक्ट में देखूं तो जो सूर्य है वो पॉलिटिकल साइंस का कारक है, डॉक्टर भी बनते हैं सूर्य से। तो या तो ये आपका सूर्य से रिलेटेड कोई एजुकेशन लेगा, डेफिनेटली ऐसा ही होगा, या तो ये डॉक्टर बनेगा, या फिर हम कह सकते हैं कि ये पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड किसी न किसी शिक्षा को इसे लेना चाहिए, या उस तरीके की ये कोई भी एजुकेशन लेगा। तो हम इसको जब भी मरकरी को हम देखेंगे तो मरकरी किस प्लेनेट के साथ युति में है। हालांकि हम इसका त्रिकोण भी देखेंगे, ट्राइन भी हमें देखना चाहिए, मगर यहां पर मैं बेसिक आइडिया दे रहा हूं। हर एक चीज को पढ़ने के लिए हमें डिटेल में जाना पड़ेगा और डिटेल में उन चीजों को समझना पड़ेगा। मगर आप इन जनरली आइडिया लगा सकते हो कि ये पर्सन आगे जाके इसकी एजुकेशन में सन के करैक्टरिस्टिक आएंगे, सूर्य के करैक्टरिस्टिक आएंगे। तो सूर्य ये भी इंडिकेट करता है कि इसकी जो शिक्षा है वो भी वही हो सकती है जो इसके पिता की शिक्षा है। मैं नए इंटरप्रिटेशन दे रहा हूं और लोगों से। पिता की शिक्षा का मतलब इसके पिता सपोर्ट डॉक्टर हैं तो ये हो सकता है डॉक्टर हो, पिता पॉलिटिशियन हो तो ये पॉलिटिकल साइंस पढ़ेगा,
पिता है यदि इसके लॉयर हैं तो ये लॉयर पढ़ेगा, हालांकि सन लॉ का कारक नहीं है, मगर इसकी एजुकेशन पिता से रिलेटेड होगी, इस बात की पूरी पूरी संभावना है। फर्दर यदि आपको इसी नेटिव का लाइफ के अंदर देखना है कि वो कौन सा कारोबार करेगा, उसके लिए कौन सा कारोबार ठीक है, तो भृगुनंदी नाड़ी के अंदर कारोबार का कारक सैटर्न होता है। अब हमें इसके कारोबार को निर्धारित करना है। इसकी कुंडली को हम ध्यान से देखें तो इससे जो पीछे ये मिलकर आ रहा है, इससे सैटर्न को आप देखेंगे कारोबार के लिए। सैटर्न यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति में बैठा है, स्वयं राशि के अंदर बैठा है, भाव वगैरह यहाँ पर नहीं देखते, तो स्वयं राशि में स्ट्रांग होकर बैठा है, आपको मालूम है, मगर इसकी स्ट्रेंथ इसकी स्वयं राशि पर डिपेंड नहीं करेगी, आगे जाके किससे मिलेगा उस पर डिपेंड करेगी। मगर किससे मिलकर आया है, जो इससे जस्ट पीछे है वो सूर्य है। तो इसके कारोबार के अंदर राशि और गवर्नमेंट, वो पहले से ही ऐसी चीजें इसके अंदर होंगी कि आपका गवर्नमेंट से रिलेटेड या अथॉरिटी से रिलेटेड चीजें, जन्म जात लेकर आएगा। इसका नेचर इस तरीके का होगा, इसके अंदर रूल करने की पावर ऑलरेडी होगी बाई बर्थ, इस तरीके से होगा, लीडर होगा मासेस का, या राजा टाइप इसकी नेचर होगी बाई बर्थ, उस तरीके की नेचर लेकर आएगा। ये जहां पर भी लोगों में जाएगा वहां पर ये राज करेगा, उस तरीके की नेचर। आप देखते हैं बहुत लोग बाई बर्थ पॉलिटिशियन होते हैं, तो ये बाई बर्थ पॉलिटिशियन होगा, ये सर्टेनिटी है, मैं आपको बता रहा हूं। दिस पर्सन विल बी बाई बर्थ पॉलिटिशियन होगा, ये जहां पर भी होगा उस तरीके का पॉलिटिशियन होगा जो कि रूल कर पाएगा। एक पॉलिटिशियन वो होते हैं जिसे लोग पसंद नहीं करते और उनके हाथ में सत्ता नहीं आती, मगर इसके अंदर इस तरीके के करैक्टरिस्टिक, क्योंकि इससे जस्ट पहले सूर्य है और सूर्य अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है। आजकल राजा नहीं होते तो आजकल आप उसे पॉलिटिशियंस बोल सकते हो, सूर्य पॉलिटिशियंस को रिप्रेजेंट करता है, नेम फेम को रिप्रेजेंट करता है, तो उस तरीके की चीज ये बाई बर्थ अपने अंदर लेकर आएगा। अब लेकर आया है सैटर्न, इसके बाद इसका आगे फ्यूचर क्या आने वाला है, तो आप आगे जाके देखोगे तो ये राहु से मिलने वाला है और वीनस से मिलने वाला है। राहु एक्चुअली मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है, यूज बहुत बड़ा करने को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो भी कारोबार करेगा आगे चल के इसके मन के अंदर ये इच्छा होगी कि मैं बहुत बड़े कारोबार को करूं, बहुत बड़ा करूं, या कहीं दूर जाकर डिस्प्लेसमेंट को भी राहु रिप्रेजेंट करता है, फॉरेन में जाकर कोई कारोबार करूं या विदेश से रिलेटेड कोई कारोबार करूं, इस तरीके की इसकी स्थिति होगी और इस तरह से सोचेगा। बहुत बड़ा घर भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पर वीनस और राहु की युति है इस पर्टिकुलर उसके अंदर, तो वीनस आपका बहुत बड़े घर को भी रिप्रेजेंट करता है, बहुत बड़ा व्हीकल हो सकता है इसके पास, तो उसके अंदर कारोबार के अंदर राहु का करैक्टरिस्टिक होगा आगे जाके, क्योंकि शुक्र भी यहाँ पर वहां पर मिला हुआ है। तो राहु एक्चुअली दिमाग के अंदर कोई छोटी सोच नहीं आने देगा, इसके माइंड में लाएगा बहुत बड़ा। और ये हो सकता है कि राहुल भी डेस्टिनी वेकर होता है, उतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े आइडियाज लेकर आता है कारोबार से रिलेटेड, ह्यूज आइडियाज लेकर आएगा, वो सक्सेसफुल होंगे या फ्लॉप होंगे, वो दोनों ही तरीके से हो सकते हैं। मगर यहाँ पर साथ में आगे वीनस की युति है, तो आपको वीनस को भी देखना पड़ेगा। यहाँ पर शुक्र एक्चुअली आपकी वेल्थ और फाइनेंसेस को रिप्रेजेंट करता है, तो वेल्थ इसको कहां पर मिलेगी, आप शुक्र को देखोगे तो शुक्र यहां पर युति बनाकर बैठा है ऑलरेडी राहु के साथ, तो राहु शुक्र के पीछे बैठा हुआ है। तो राहु जब भी शुक्र के पीछे बैठा हुआ हो तो ये बड़े बड़े विचार और इसके अंदर बाई बर्थ लेकर आएगा, इसके दिमाग के अंदर बहुत बड़े बड़े आइडियाज होंगे और इसके माइंड के अंदर इल्यूजन भी होगा, ये भ्रमित होगा, बाई बर्थ भ्रमित होगा चीजों से, कि आपको छोटी चीजों पर बात नहीं करेगा, इसको ऐसा लगेगा कि मैं बहुत बड़ी वेल्थ बड़ी आसानी से क्रिएट कर सकता हूं। जब भी राहु वीनस के पास कंजक्टेड होता है तो ऐसे पर्सन के बहुत बड़े बड़े फाइनेंसेस भी हो सकते हैं, बहुत बड़ा बंगला भी हो सकता है, फार्म हाउस भी हो सकता है, और बहुत बड़े सपने होंगे, बहुत बड़ी वेल्थ भी हो सकती है, और बाई बर्थ इसके पास बहुत बड़ी वेल्थ होगी, ह्यूज वेल्थ होगी, इस बात की संभावना होती है। वीनस के आगे यदि कोई भी प्लेनेट होता, इस केस में यहाँ पर वीनस से डायरेक्टली आगे कोई भी प्लेनेट नहीं है, मगर वीनस की युति में हम देखते हैं तो त्रिकोण भाव में जो प्लेनेट होता है, यहाँ पर वीनस की युति में भी त्रिकोण भाव में भी कोई प्लेनेट नहीं है। वीनस से 7वें भाव के अंदर यहाँ पर केतु है, और केतु वेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, तो केतु इसकी वेल्थ को खराब करने की कोशिश करेगा, क्योंकि 7th हाउस से वो इसे एस्पेक्ट कर रहा है। जब भी वीनस राहु के साथ युति में होता है तो केतु 7वें भाव में सर्टेनली होता है, और केतु का जो एस्पेक्ट होगा वीनस पर 7वें भाव से एस्पेक्ट होता है, मॉडिफायर होता है, वो मॉडिफायर इसके वेल्थ को खराब करने की कोशिश करेगा। तो ये डबल तरीके से आपका एक्चुअली प्रेशराइज होगा। राहु एक्चुअली इसके अंदर बहुत बड़े बड़े आइडियाज लेकर आएगा और केतु उन आइडियाज को सप्रेस करने की कोशिश करेगा, तो ये ऑलवेज कंफ्यूज टाइप रहेगा। मगर स्टिल ये पर्सन राहु और वीनस का जो कॉम्बिनेशन होता है, ये बहुत बड़ा घर देता है, बहुत बड़ी आपका कोई भी फील्ड देता है, आपको मैदान या खेत आप कह सकते हो, और बहुत बड़ी वेल्थ देगा, बहुत बड़े बड़े आइडियाज देगा, इन्वेस्टमेंट देगा, आप इन्वेस्ट करने लग जाएगा ये पर्सन अपने
बिजनेस के अंदर या अपने कारोबार के अंदर यदि कोई प्लेनेट वेल्थ वीनस से आगे होता है, यहाँ पर कोई भी प्लेनेट नहीं है, तो उस पर्सन को ऑलवेज ध्यान रखना चाहिए कि वो अपना कारोबार और वेल्थ उसी चीज से कमाने की कोशिश करे। सपोज इस पर्टिकुलर भाव के अंदर कोई भी प्लेनेट होता, मरकरी होता तो वो ट्रेड से अपना बिजनेस करने की कोशिश करता, यहाँ पर मार्स होता तो मार्स से रिलेटेड कारोबार करके उसको कमाने की कोशिश करनी चाहिए थी। इस पर्टिकुलर पर्सन को यहाँ पर केतु एस्पेक्ट कर रहा है वीनस को, तो यदि केतु से रिलेटेड यदि ये कारोबार करेगा तो इसको बहुत ज्यादा सक्सेस मिलने की पॉसिबिलिटी है। केतु से रिलेटेड कारोबार ओकल्ट होता है, एस्ट्रोलॉजी करेगा तो भी पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी है। केतु से रिलेटेड डॉक्टर्स भी, केतु से रिलेटेड जो सर्जन्स होते हैं उनका कारोबार भी केतु से रिलेटेड माना जाता है। लॉयर्स का कारोबार भी केतु से रिलेटेड माना जाता है, प्रोवाइडेड वो शनि से किसी तरीके से कंजक्ट हो, शनि से उसका किसी भी तरीके का लिंक हो। तो इस तरीके से हम किसी भी पर्सन के बारे में, उसकी एजुकेशन के बारे में देख सकते हैं, उसके प्रोफेशन के बारे में देख सकते हैं, उसकी वेल्थ के बारे में देख सकते हैं। उसके सिंपल नियम है, किसी भी प्लेनेट से जो पिछले 12वें भाव में जो प्लेनेट होता है उसके करैक्टरिस्टिक पर्सन बाई बर्थ लेकर आता है। आपको बहुत सारे लोग अनपढ़ होते हैं मगर उनकी नॉलेज इतनी ज़्यादा होती है, क्योंकि आपको पता है कि वो उनके जो भी है आपका एजुकेशन का प्लेनेट मरकरी से उसके 12वें भाव के अंदर अच्छे कोई ग्रह बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति बाई बर्थ ही बहुत नॉलेज लेकर आता है। इसी तरीके से जब जो भी प्लेनेट उससे अगले भाव में या सेम भाव में उससे आगे वाली डिग्रियों पर बैठा हो, वो पर्सन उस पर्टिकुलर प्लेनेट के करैक्टरिस्टिक्स को लेने की कोशिश करेगा पूरी जिंदगी के अंदर। उसको सक्सेस उस पर्टिकुलर प्लेनेट से रिलेटेड कामों से मिलेगी। सपोज एजुकेशन के केस में यदि मरकरी के आगे जो भी प्लेनेट बैठा है उसको उसी प्लेनेट से रिलेटेड एजुकेशन को आगे प्रोसीड करना चाहिए, परस्यू करना चाहिए, या उसके मन के अंदर उस प्लेनेट से रिलेटेड एजुकेशन में सक्सेस पाने की हमेशा लालसा बनी रहेगी। तो जो पिछला प्लेनेट बैठा होता है उसके करैक्टरिस्टिक बाई बर्थ होते हैं, अगले भाव के अंदर जो प्लेनेट होता है उसके करैक्टरिस्टिक्स को वो लेने की कोशिश करता है, या फिर उसे उसके करैक्टरिस्टिक्स को लेने के लिए उसके पीछे लग जाना चाहिए। यदि वो उसके पीछे लग जाता है तो उसको उसकी लाइफ के अंदर पूरी तरीके से सक्सेस मिलेगी। जैसे यहाँ पर कारोबार में भी सेम फंडा है कि जो प्लेनेट पीछे बैठा हुआ है उससे रिलेटेड बिजनेस एट्रीब्यूट या उससे रिलेटेड बिजनेस करैक्टरिस्टिक बाई बर्थ उसके अंदर होंगे, और जो प्लेनेट आगे बैठे हुए हैं उनसे रिलेटेड यदि वो कारोबार करेगा या उनसे रिलेटेड जो भी कारोबार यदि वो करता है या उसे करना चाहिए या उसको उसका फॉर्च्यून वही कारोबार करने पर मजबूर करेगा। यदि वो करता है तो उसको सक्सेस मिलेगी। जैसे इस केस में राहु बैठा है तो राहु से रिलेटेड कारोबार उसे करना चाहिए। राहु से रिलेटेड कारोबार होता है आपका ऑनलाइन कारोबार जितना भी होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का कारोबार जितना भी होता है, टेलीकम्युनिकेशन का कारोबार जितना भी होता है, एविएशन का कारोबार जितना भी होता है, इस तरीके का कारोबार यदि वो पर्सन करेगा तो उसको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी, ऐसा हम मानकर चलेंगे। वीनस के पीछे जो भी प्लेनेट बैठा होता है वो उसको वेल्थ देता है। अब जैसे यहाँ पर वीनस के पीछे राहु बैठा हुआ है तो आप ऐसा भी कह सकते हो राहु ग्रैंडफादर, दादाजी को भी रिप्रेजेंट करता है, तो इस पर्सन के दादाजी के थ्रू इसको ऑलरेडी वेल्थ मिलेगी बाई बर्थ, ऐसा भी कह सकते हैं। और वीनस से अगले भाव में जो प्लेनेट बैठा हुआ है वो इसका सोर्स ऑफ अर्निंग होता है कि लाइफ में आगे चल के अपने आप किन सोर्सेज से वेल्थ क्रिएट करेगा। वो वीनस से आगे सपोज कोई भी नहीं बैठा हुआ है तो ऐसा कोई स्पेसिफिक प्लेनेट नहीं होगा जिसकी वजह से उसे वेल्थ मिलेगी। इन जनरल वीनस जिसे भी चेज कर रहा हो, वीनस से दूसरे भाव के अंदर जो भी प्लेनेट है या सेम भाव में वीनस से ज्यादा डिग्री पर जो भी प्लेनेट होगा, शुक्र से, उससे रिलेटेड वेल्थ मिलने की पूरी संभावना होती है। तो आज की क्लास के अंदर मैंने थोड़ा बहुत आपको भृगुनंदी नाड़ी से रिलेटेड कंसेप्ट बताया है, मगर बेसिक कंसेप्ट यही है, भृगुनंदी नाड़ी सारी इन्हीं कंसेप्ट पर बेस्ड है कि किसी भी प्लेनेट से पीछे कौन सा प्लेनेट बैठा हुआ है, आगे कौन सा प्लेनेट बैठा हुआ है, उसके त्रिकोण में कौन सा प्लेनेट बैठा हुआ है, 3, 7, 11 में कौन से प्लेनेट बैठे हुए हैं, उनके बारे में हम कभी कमिंग क्लासेस में बात करेंगे। उम्मीद है आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। नमस्कार।